आज के एक बिल्कुल नए लेक्चर में मैं दिग्विजय स्वागत करता हूं। आज आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताने के लिए आज के मेरे इस लेक्चर में। तो आज मैं आपको बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, किस प्रकार की सभ्यता थी, कैसे इसका भारतीय इतिहास में महत्व है और क्यों यह भारतीय इतिहास के साथ ही साथ विश्व की अन्य सभ्यताओं के समकालीन होने के साथ ही साथ उसमें भी एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह 1922 ईस्वी में प्रोफेसर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के द्वारा उत्खनन के पश्चात जानकारी हमें पूर्ण रूप से उजागर हुई थी। इसके पहले हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन स्पष्टतया जो खुदाई है, खुदाई के संबंध में हमें राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का योगदान यहाँ दिखाई देता है। तो सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में आइए कुछ बातें जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है, इसमें यह जो हिस्सा है यह याद रखना जरूरी है कि प्रागैतिहासिक काल में यह आता है। ऐतिहासिक काल में इसे शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इस सभ्यता की जो लिपि है, इस लिपि को अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। इससे इसके संबंध में यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि प्रागैतिहासिक काल में लोग पत्थर से बने औजारों और शस्त्रों का प्रयोग करते थे। आगे चलकर लोगों ने पत्थर के औजारों की जगह पर धातु के औजारों या धातु के द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग आरंभ किया और इसमें सबसे पहली धातु जिसका उपयोग मनुष्य के द्वारा किया गया वह थी तांबा। तो जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तांबा ऐसी पहली धातु थी जिसका उपयोग व्यक्ति ने औजार बनाने के लिए किया था। और जब मनुष्य को तांबे की जानकारी हुई तो उस युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि तांबे के अलावा प्रयोजन में कांसे का उपयोग भी व्यक्ति करता था, मनुष्य करता था। वास्तव में कांसा होता क्या था, तो याद रखिएगा तांबे और रांगे का मिश्रण जो होता था यह कांसा होता था। यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी भी कांसे और तांबे के बर्तन तो हम प्रयोग में लाते ही हैं। तो कांसा क्या था, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कांसा जो है, कांसे का उपयोग किया जाता था। और कांसा था क्या, तो कांसा तांबे और रांगे, रांगा यानी कि टिन का मिश्रण होता था। इन दोनों को मिलाकर कांसे का निर्माण होता था। साथ ही साथ यह भी बताया जानना जरूरी है कि इतिहास के इस चरण को जब तांबे का प्रयोग हुआ था या तांबे का प्रयोग होता था, उस युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इस समय तांबे की वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य अपने कार्यों एवं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में करता था। पत्थर के औजारों से मनुष्य तांबे के औजारों में अपने आप को क्या करने लगा था, शिफ्ट करने लगा था। यानी कि अपने प्रयोग को पत्थर के औजारों से तांबे के औजारों में शिफ्ट करने लगा था। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी जानकारी जानने योग्य है कि भारत में ताम्रपाषाण काल जो है, इसका सबसे ज़्यादा उदयमान अध्याय यानी कि सबसे ज़्यादा जो तांबे के प्रयोग का जब शुरुआत हुई, उस समय जो अध्याय हमें या जिसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है जिस सभ्यता के द्वारा, वह हड़प्पा सभ्यता थी। और इसी कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये दो नाम हमें अक्सर मिलते हैं। हड़प्पा वो पहला नगर था जिसे ढूंढा गया था, और सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता मिली थी। तो ये जानकारियाँ भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आगे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1920 से 22 ईस्वी के दौरान। और इसे दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलों पर खुदाई की गई थी जिससे इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ यह किन नदियों के किनारे ये स्थल थे? हड़प्पा के जो स्थल थे वो कई नदियों के किनारे थे।
कुछ नदियाँ जिनके जो थी वहाँ पर बड़े बड़े नगर भी थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट है आपका कि ये जो नदियाँ हैं, जैसे रावी नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा शहर था, तो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर था जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जब इस स्थल की खुदाई हुई थी तो यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिले थे, कटे हुए सर मिले थे। इन्हीं कारणों से इसे मोहनजोदड़ो कहा गया। पहले से ही लोग उसको उस जगह से नाम से जानते थे। खुदाई होने के बाद इसे उस नाम से ही जाना जाने लगा। आगे बताया गया है, पहले स्थान की खुदाई जब हुई थी तो उसमें D.R. साहनी और साथ ही साथ R.D. बनर्जी जो है, राखलदास बनर्जी, इन दोनों का योगदान था। दयाराम साहनी, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, दयाराम साहनी का योगदान था। और दयाराम साहनी के साथ ही साथ हमें राखलदास बनर्जी का भी यहाँ पर योगदान दिखाई देता है। आगे चलकर कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया गया। कार्बन डेटिंग के द्वारा जब इस सभ्यता के समय काल को ज्ञात करने की कोशिश की गई, तब मालूम चला कि इस सभ्यता का जो समय है, उस समय कालखंड को 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का कालखंड इसको माना जाना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। तो इसमें कार्बन डेटिंग क्या है, इसे जान लीजिए। जब भी कोई वस्तु जब नष्ट होती है तो कार्बन के क्षय होने की मात्रा उसमें एक निश्चित अनुपात में घटती है या घटित होती है। इसी क्षय के अनुपात का सही आकलन करके यह पता लगाया जाता है कि कोई भी सभ्यता या कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। और यही जो कार्बन डेटिंग है, इसके द्वारा इस सभ्यता का जो काल है उसे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का माना गया। आगे इसके बाद बताया गया है सॉरी आगे इसके बाद बताया गया है कि यह जो सभ्यता है, इस सभ्यता की जानकारी जब मिली और विश्व की बाकी सभ्यताओं के कालखंड के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया, तो यह जानकारी मिली कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जैसे इजिप्ट हो गया आपका, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उसी तरह भारत की सभ्यता भी थी। आगे यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर जानकारी हमें मिलती है कि प्रारंभ में इसकी जो इस सभ्यता की जो जानकारी थी उसमें कई बस्तियां भी मिली थी जो सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास के मैदानों में भी पाई गई थी। और आगे चलकर इसे सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया, क्योंकि सामान्य तौर पर जब किसी सभ्यता का नामांकन होता है तो उस स्थल के नाम से भी उसे जाना जाता है जिसे सबसे पहले ढूंढा गया था। तो हड़प्पा नाम भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा नाम जो हमें मिलता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस सभ्यता में जो पहला ढूंढा गया स्थल था वह हड़प्पा ही था। आगे इसके बाद बताया गया है कि इसमें निरंतर अन्वेषण चलते रहते हैं और इस सभ्यता के संबंध में अलग अलग जानकारियां भी मिलती रहती हैं। पॉइंट बताया गया है कि भारत की ये जो सभ्यता थी यह नागरिक सभ्यता, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो नागरिक जीवन या नगरीय जीवन व्यतीत करते थे। यदि इस सभ्यता की तस्वीरों को एवं इस सभ्यता के शहर जो हैं वहाँ का अवलोकन किया जाए, जब किया जाता है, जो कि अभी भी चलता रहता है, निरंतर चल भी रहा है, तो इससे हमें यह जानकारियाँ मिलती है कि यह जो सभ्यता है, इस सभ्यता के लोगों का जीवन पूर्णतया एक अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि शहर में रहने वाले लोगों के जो काम करने के तौर तरीके और जीवन शैली है उसके अनुरूप था। और इसी कारण से इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं के यह समकालीन थी।
हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके जीवन और सभ्यता के संबंध में हमारी जानकारी जो है यह पुरातात्विक जो भी हमारे पास जानकारियां हैं उसी के द्वारा प्राप्त हुई है। और जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में भी बताया था, इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी लिपि में लगभग 400 के आसपास शब्द हैं, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिस वजह से हमें इस सभ्यता के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आगे उसके बाद यहाँ पे सवाल उठता है कि ये सभ्यता क्या अचानक ही उभर कर आई और रातों रात वहाँ पर जाकर लोगों ने शहर बसा दिया, या फिर थोड़ा समय लगा? आखिर इस सभ्यता के इतना उन्नत अगर हमें प्रमाण मिलते हैं तो फिर यह सभ्यता विलुप्त कैसे हो गई? तो इसके संबंध में कई तरह की कंट्रोवर्सीज दी थ्योरीज हैं, लोगों के द्वारा अलग अलग अपने ओपिनियंस दिए गए हैं, और इसके बारे में बताया गया है कि यह सभ्यता जो है इसका विकास नवपाषाण युग से हुआ था और आगे चलकर धीरे धीरे यह सभ्यता विकसित होती चली गई, और फिर यह पूर्ण विकसित जब अवस्था में पहुंची तो पूर्णतया नगरीय सभ्यता बन गई। इसके पीछे जो लॉजिक दिया जाता है इसमें यह भी बताया जाता है कि यह सभ्यता जब पनप रही थी उसके बाद यह जब विकसित हुई तो इसकी पुष्टि के लिए वहाँ प्राप्त नगरीय खुदाई के 7 चरणों का उदाहरण दिया जाता है। यानी कि जब वहाँ खुदाई की गई तो बसे हुए शहर के लेयर बाय लेयर 7 लेयर मिले। उसके बाद भी लेयर मिलने की संभावनाएं थीं, लेकिन बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण, बाढ़ आ जाने के कारण, जल भराव के कारण उस जगह पर और खुदाई नहीं की गई। तो जितनी खुदाई हुई थी उसके आधार पर यह मालूम चला, यह जो आप कह सकते हैं अंदाजा लगाया गया कि यह सभ्यता जो है यह धीरे धीरे करके विकसित हुई और एक लंबे समय तक वहाँ पर विद्यमान थी। तो इस तरह से यह जो सभ्यता है यह सभ्यता आगे चलकर नगरीय सभ्यता में विकसित हुई, इस पर लोग अपनी सहमति जताते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इस शहर के लोग जो हैं वो कार्य किस प्रकार का करते थे? तो इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कृषि उत्पादन के अलावा लोग व्यापारिक संबंध जो हैं उनके द्वारा भी अपनी गतिविधियों को संचालित करते थे। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर गैर कृषि आबादी के लोगों और प्रशासकीय वर्ग इत्यादि के लिए खाद्यों और उनके जीवन यापन के लिए उत्पादन के अलग अलग स्रोत भी थे, और दूर दराज के प्रदेशों से व्यापार और विनिमय होता था, जिससे कि इनकी आय बढ़ती रहती थी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि आगे चलकर इससे हड़प्पा के लोगों में समृद्धि आई और वे शहर बसाने के योग्य बने, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों से अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती थी, जो सामान्यतः कृषि उत्पादन से होने वाले आय के अलावा प्राप्त होने वाली आय के कारण इनको अतिरेक आय से इनको अपने आप को ज़्यादा तेजी से विकसित करने में सकारात्मक सहायता मिली। आगे बताया जा रहा है 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता के विभिन्न भागों में अनेक प्रादेशिक सभ्यताओं का विकास हुआ। कहने का अर्थ है ये सभ्यता ऐसा बिल्कुल नहीं था कि खुद विकसित हुई और बस उतने में ही यह सिमट गई। इस सभ्यता के कई अलग अलग आप कह सकते हैं हिस्से भी हुए या सब पार्ट्स हुए, जो इसके आसपास के इलाकों में फैलते चले गए, और फिर आगे चलकर इसमें ये जो सभ्यता थे इसके वो विंग्स के रूप में काम करने लगे। यहाँ पर यह भी पॉइंट आता है कि ये भी पत्थर और तांबे के औजारों पर ही आधारित थे। जो प्रादेशिक सभ्यताएं जो विकसित हुई शुरुआत में ये भी उसी तरह से रहते थे जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो अत्यधिक विकसित नगर थे वो थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी हड़प्पा के जो विकास का क्रम था उसका अनुसरण करते चले गए।
साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये ताम्रपाषाण सभ्यताएं जो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से बाहर थीं, अधिक समृद्ध और फली फूली नहीं थी, बल्कि बुनियादी तौर पर ये सभ्यताएं ग्रामीण प्रवृत्ति की थीं। और आगे चलकर यहाँ पे एक और जानकारियाँ मिलती हैं कि ये सभ्यता जो थी यह पश्चिम और मध्य भारत में भी इनके अवशेष हमें मिलते हैं, और साथ ही साथ ताम्रपाषाण सभ्यता के रूप में भी इन्हें उल्लेखित किया जाता है। तो शुरुआत में भी जैसा मैंने कहा, ताम्रपाषाण सभ्यता, जब तांबे का प्रयोग शुरू हो चुका था, तो इसके हमें यहाँ पर स्पष्ट हमें साक्ष्य मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हिस्सा है यह है इस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ। हमारे पास जो भी जानकारियां हैं वह पुरातात्विक अवशेषों के पर आधारित हैं। तो पुरातात्विक अवशेषों के द्वारा प्राप्त जानकारियों से हमें यह मालूम चलता है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। समय के साथ यहाँ पर ये जो छोटे छोटे कस्बे बने, इन कस्बों से हड़प्पा काल के दौरान पूर्ण विकसित शहरों का विकास हुआ, यानी कि क्रमिक विकास की प्रक्रिया हमें हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देती है। इसकी पुष्टि हमें पुरातात्विक अवशेषों से भी होती है। तो इन जानकारियों के आधार पर, यानी कि जो कस्बों से यह सभ्यता विकसित हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि रातों रात कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप पहुंचा और उसने वहां पर जाकर एक पूरी की पूरी विकसित सभ्यता बना दी, जहां पर ईंटों से बने हुए घर थे और साथ ही साथ दूसरे कई अर्बन सिस्टम थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक और पॉइंट हमें मिलता है, और वो है कि वास्तव में जो हड़प्पा काल है, हड़प्पा काल को इन जानकारियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? तो इन्हें कहते हैं प्रारंभिक हड़प्पा काल, दूसरा हो जाता है परिपक्व हड़प्पा काल, और तीसरा हिस्सा जो है उसे कहते हैं उत्तर हड़प्पा काल। सवाल उठता है कि प्रारंभिक हड़प्पा काल क्या था? तो प्रारंभिक हड़प्पा काल जो शुरुआती दौर था, इसे बताता है जब 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के समय की जानकारी मिलती है। इस समय यह सभ्यता अपने शुरुआती दौर में थी, जब यह पनप रही थी, और इस काल की विशेषता थी कि इसके मिट्टी से बने ढांचे, प्रारंभिक व्यापार, कला और शिल्प जो हैं वह उतने परिष्कृत नहीं हैं। परिष्कृत यानी कि उतने परफेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं जितने कि इसके बाद वाले समय में किए गए। दूसरा हिस्सा आता है परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल जो है, इसका समय 2600 ईसा पूर्व यानी बीसी से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, और इस समय हमें पक्की ईंटों से बने ढांचों वाली भली भांति विकसित शहर, स्वदेशी और विदेशी व्यापार और अलग अलग प्रकार के शिल्प देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि हड़प्पा सभ्यता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए जाने का कारण केवल ये नहीं है कि ये भारत की एक प्राचीन सभ्यता थी। प्राचीन में अगर कहा जाए तो मौर्यन एम्पायर से लेकर उसके बाद वाले हिस्से जो हैं ये भी आ जाते हैं, दूसरे देशों की सभ्यताएं भी हैं। वास्तव में इस सभ्यता के महत्व के पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो शामिल होता है, वह कारण यहाँ बनता है इस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग होना, बहुत ही उन्नत किस्म की जल निकासी व्यवस्था का यहाँ पाया जाना। और ये हमें बताता है कि अगर किसी काम को बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया जाए तो वह बहुत ही उन्नत रूप से कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाता रहता है। मतलब वहाँ पे समस्याएं नहीं आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर बाकी के सेक्टर्स हो। तो ये चीज़ें जो है ये शुरुआती दौर में इतनी पुरानी होने के बाद भी इतने अच्छे तरीके से बनाई गई थी कि इसको देखकर पता चलता है कि परफेक्शन जो होता है वो परफेक्शन कितने अच्छे से किया जाता है किसी भी चीज़ में। तो इन कारणों की वजह से भी यह जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में जानकारी
एकत्र करना, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ बताया गया है उत्तर हड़प्पा काल जो है यह उसके बाद का समय है, जिसे 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसे सामान्यतः इस सभ्यता के पतन का काल भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल कौन सा है, तो याद रखिएगा 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व का समय। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट हिस्से में, जो कि है आपका इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के संबंध में। पुरातात्विक जो भी हमारे पास खुदाई के द्वारा जानकारियां मिली हैं, उनसे हमें यह मालूम चलता है कि यह सभ्यता जो है यह अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई थी, जिसमें भारत के आधुनिक राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सभी इलाके थे। साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग भी इसमें शामिल थे। और इस सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थानों में जब काउंट किया जाता है तो जम्मू और कश्मीर में मांडा, याद रखिएगा जगह का नाम, अफगानिस्तान में सारतुलई, पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा, सिंध में मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में लोथल और धौलावीरा, हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी, महाराष्ट्र में दाइमाबाद और मकरान तट पर स्थित सुतका गेंदोर जो है ये हड़प्पा सभ्यता के सुदूर पश्चिमी छोर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीर इसकी सुदूर पूर्वी सीमा है, जो इस सभ्यता के बारे में हमें पर्याप्त जानकारियां प्रदान करती हैं। तो जगह से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर में सिविल में मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका यहाँ से बनते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इन जगहों का, या मैप में लोकेशन जो है, लोकेशन आपको दे दिया जाएगा या पॉइंट आउट करके बोल दिया जाएगा कि इसके बारे में डिफाइन करें। तो ये जो पोर्शन है ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंस रखता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रखता ही है। आगे उसके बाद आ जाता है इसका विस्तार क्षेत्र। तो आप फिगर में भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अलग अलग इलाके जैसे हैं। पंजाब की 5 नदियाँ जो हैं, सतलज, ठीक है, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। तो सतलज, चेनाब, रावी, ठीक है, ये आपका हिस्सा हो गया। सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये 5 जो नदियां हैं ये आपका मिलकर जो है बहती थी और पंजाब के पूरे रीजन को फर्टाइल बनाती थी। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड अब यहाँ पे देखिए लोकेशन जो है हड़प्पा से वो कौन कौन सी है। एक आपका देखिए यहाँ पर रोजदी, फिर आ जाता है रंगपुर, फिर आ जाता है सुस्कोटरा, उसके बाद हो जाता है सुरकोतरा इसको बोलते हैं, उसके बाद है दिसालपुर, धौलावीरा, धौलावीरा के बाद आता है अल्लाह दीनो, उसके बाद फिर आ जाता है आमरी। आप यहाँ पे देखिए क्रोनोलॉजी देखिए, एक एक करके आपका नीचे से ऊपर की तरफ ये बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर आ जाता है चान्होदड़ो, चान्होदड़ो के बाद आ जाता है कोट दीजी, उसके बाद आ जाता है सूकर, फिर उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ये इलाके कवर होते चले जाते हैं। उसी तरह से कालीबंगन, कालीबंगन से कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपका हो जाता है। बनावली से भी आपका हो जाता है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा मतलब कि जो साइट है उसमें काउंट होता है। तो ये पोर्शन जो है ये आपके मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। अब जैसा कि मैप में आपने यहाँ पर इन पॉइंट्स को देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद वाले हिस्से में, जो कि है आपका इस सभ्यता से संबंधित जो यहाँ पर आबादी थी, आबादी के अलावा इस आबादी के जो अलग अलग गतिविधियाँ थी इनके बारे में। तो एक आपका हिस्सा हो जाता है कि हड़प्पा की शहरी आबादी के अतिरिक्त यहाँ पर दूसरे स्थल भी थे, जहाँ पर पाषाण युग के शिकारी, संग्रहकर्ता या घुमंतू चरवाहे वाले प्रागैतिहासिक काल के समुदाय के लोग भी साथ साथ रहते थे। कुछ स्थल बंदरगाहों या व्यापारिक स्थलों के रूप में काम में लाए जाते थे। यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा, कुछ ऐसी जगहें थी जिनका प्रयोग बंदरगाहों या व्यापारिक स्थलों के रूप में काम में लाया जाता था। साथ ही साथ यहाँ बताया जा रहा है कि शहरी सभ्यता कहलाए जाने के लिए हड़प्पा के जो मानक थे वो
पूरी तरह से शहरी सभ्यता के मानकों पर खरे उतरते थे। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसे हम नगरीकरण सभ्यता या नगरीय सभ्यता के रूप में देखते हैं। आगे इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इस नगर की सबसे प्रसिद्ध बात, जो कि है इसकी नगर निर्माण योजना। तो नगर निर्माण योजना में क्या है यहाँ पर जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे दिलचस्प विशेषता ही यही थी, यहाँ की नगर योजना। इसमें अत्यधिक समरूपता हमें देखने में मिलती है और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि कहीं कहीं पर प्रादेशिक रूप से हमें विभिन्नताएं भी देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ की स्पेशलिटी क्या थी, तो नगरों, गलियों, मकानों के ढांचों, ईंटों के आकार और नालियों इत्यादि की योजना में एक रूपता दिखाई देती है। इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो आपके नगर में आपका 90 डिग्री पर सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, जो कि बहुत ही आप कह सकते हो यूनिक बात है। गलियां जो हैं, गलियों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं, जबकि खिड़कियां दूसरी तरफ, ताकि घर के अंदर जो है किसी को झांकने की ज़रूरत ना पड़े या कोई झांके नहीं। उसके साथ ही साथ सभी मकानों के ढांचे जो हैं वो बिल्कुल एक निर्धारित पैटर्न का अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब है कि हड़प्पा में पहले घर बनाने से पहले उसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था, नालियां बनाई जाती थी, फिर मकान की नींव दी जाती थी। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान था कि दैनिक जीवन में घरों में किस तरह की गतिविधियां होती हैं, अगर उसमें से जल निकासी की व्यवस्था है तो उसको कैसे उसको व्यवस्थित करना है। इन सभी को उन्होंने ध्यान में रखते हुए उसे बनाया था। ईंटों का आकार भी अलग अलग तरह का है, आयताकार, मेरा मतलब है वर्गाकार, वक्राकार, और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जिसे क्यूब, क्यूबॉइड, ये दोनों तरह के ब्रिक्स जो हैं इनका प्रयोग किया जाता था। और साथ ही साथ नालियों इत्यादि की योजना में हमें एकरूपता भी दिखाई देती है। मतलब एकदम सेम पैटर्न पे बनाए हुए हैं। सबसे पहले छोटी छोटी नालियां हैं जो सड़क के दोनों तरफ किनारों से हैं, फिर मुख्य नाली से जाकर ये छोटी नालियां मिलती है जिसका आकार इन छोटी नालियों से बड़ा होता है। फिर ये बड़ी नाली शहर के बाहर जो है उस जल को ले जाती है और बड़ी नाली में मिलती है, और फिर वहाँ पर आपका जो जल निकासी की पूरी व्यवस्था की गई है, ये पूरा का पूरा पैटर्न हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि लगभग सभी मुख्य स्थल जो हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, इन सभी को दो भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिम की ओर एक चबूतरे पर बना किला और आबादी के पूर्वी भाग में बना निचला नगर, दो नगर सामान्य तौर पर हमें मिलते हैं। ऊंचा नगर और निचला नगर जो हड़प्पा सभ्यता में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमें एक जगह पर 3 लेयर के नगर का भी प्रमाण मिलता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। सामान्य तौर पर केवल दो ही जो लेयर है वही दिखे हैं। पूर्वी भाग ऊंचा जो हिस्सा होता था उस पर जो प्रशासकीय लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो रहते थे, और जबकि निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे या मजदूर रहा करते थे। रिहायशी भवन जो है वो निचले नगर में बने हुए थे। सड़कों का ढांचा जो है इसके बारे में बताया गया है कि सड़कों का ढांचा समकोण पर काटता था एक दूसरे को, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इनसे शहर अनेक रिहायशी खंडों में बट जाता था समकोण पर काटने की वजह से। मतलब वो पूरी तरह से स्पेसिफाई कर देता था क्या है क्या नहीं है एटसेट्रा। आगे उसके बाद बताया गया यहाँ पे जो ब्रिक्स प्रयोग किए जाते थे वो पक्की मिट्टी के होते थे, मतलब कि उन्हें पकाया जाता था। कच्चे ईंट नहीं होते थे कि बस मिट्टी को लेकर ब्रिक्स का साइज दे दिया गया। आज जैसे हम ब्रिक्स यूज करते हैं बिल्कुल उस तरह से उस समय ब्रिक्स का प्रयोग होता था। साथ ही साथ बताया गया है कि बड़े घरों में कई कमरे होते थे जिसमें एक चौकोर आंगन भी हुआ करता था, और इन घरों में अपने निजी कुएं, रसोई घर और स्नानागार और चबूतरे भी हुआ करते थे। साथ ही साथ हमें एक और जानकारी मिलती है कि जो अमीर लोग होते थे हड़प्पा में,
वहाँ पर उन अमीर लोगों के एक कमरे के घरों में या बैरकों में समाज के निर्धन वर्ग के लोग भी रहा करते थे। ये भी एक पॉइंट हो जाता है। हड़प्पा काल के जो लोग थे उनकी जल निकासी व्यवस्था जो है यह बहुत ही व्यवस्थित और विकसित थी। हर घर में नालियाँ थी, मैंने शुरुआत में भी बताया, जो गली की नाली से जाकर मिलती थी। और ये नालियाँ ईंटों से बने नरमोखों पर पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी, जिन्हें सफाई के लिए हटाया जाता था। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी जो सभ्यता है, इसमें एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आगे उसके बाद जो है ये हिस्सा हो गया। इसके बाद फिर हमारा आता है हड़प्पा शहर जो है, हड़प्पा के जो नगर थे, इनके कुछ मुख्य ढांचों के अवशेषों के बारे में भी हमें जानकारियाँ मिली हैं। अब इसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आ जाता है वो है वहाँ से प्राप्त एक विशाल स्नानागार। बताया गया है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो है एक प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है और इसके चारों ओर बरामदे बने हैं। उत्तरी और दक्षिणी दोनों छोरों पर सीढ़ियां बनी हैं और साथ ही साथ स्नानागार के लिए जो फर्श था उस फर्श पर बिटुमिन कोयले का प्लस्तर किया गया था ताकि पानी का रिसाव न हो। जिससे हमें ये भी मालूम चलता है कि ये जो स्नानागार है, बिटुमिन का जो कोयले का प्लस्तर है, इससे ये बात साफ हो जाती है कि इन्हें पानी को रोकने के लिए भी जो तरीके थे उसमें जो मॉडर्न मेथड है उसकी इन्हें पूरी जानकारी होने के साथ ही साथ उसको कैसे उस लीकेज को रोकना है इसकी जानकारी भी थी। साथ ही साथ हमें यह भी बताया यहाँ पर मिलता है इंफॉर्मेशन कि स्नानागार के चारों ओर किनारों पर कुछ कमरे बने थे जो कपड़े बदलने के प्रयोग में आते थे। यानी कि स्पष्ट तौर पर यह भी हमें जानकारी मिलती है कि वहाँ पर ड्रेसिंग रूम या चेंजिंग रूम भी हुआ करते थे। और विद्वानों में से कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका ये भी ओपिनियन रहा है कि ये विशाल स्नानागार जो है किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय इनका प्रयोग किया जाता था। और यहीं पर इस विशाल स्नानागार के पश्चिम की ओर अन्न भंडारण के लिए एक धान्य कोठार भी स्थित है। यानी कि एक तरह का आप कह सकते हैं गोदाम भी है, जिससे हमें यह भी मालूम चलता है कि लोगों को ज़रूरत के अनुसार जो अनाज है उस अनाज को एकत्र करने में भी पर्याप्त ध्यान केंद्रित था। बोला जा रहा है इसमें अन्न के भंडारण के लिए ईंटों से बने कई चौकोर खंड होते थे। हड़प्पा में भी एक कोठार मिला है जिसमें ईंटों के बने गोल चबूतरों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो अन्न के भंडारण के लिए ईंटों के बने कई चौकोर खंड होते थे और हड़प्पा में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। आगे इसके बाद बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हड़प्पा सभ्यता का जो स्नानागार है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है यहीं पर लेयरिंग के बारे में बताया गया है। तो बिटुमिन का लेयर करने से क्या होगा, पानी का चूंकि ज़्यादा भराव होता है तो लीकेज रोकने के लिए वही एक तरीका है जो उसको रोल प्ले करेगा। तो ये भी पॉइंट आपका हो जाता है। तो विशाल स्नानागार जो है ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हड़प्पा के संदर्भ में। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद वाले हिस्से में, जो कि है हमारा हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई गोदी बाड़ी के बारे में, यानी कि वहाँ का जो डॉकयार्ड है। तो इसके बारे में बताया गया है कि लोथल में हमें ईंटों से बना हुआ एक ढांचा मिला है जिसे गोदी बाड़ा के नाम से जाना जाता है, यानी कि डॉकयार्ड। और बोला जा रहा है कि यहाँ पर जहाज आते थे और यहाँ पर संभवतः माल उतारने और चढ़ाने के काम में इसको प्रयोग में लाया जाता था, यानी सामान लाने ले जाने के लिए। साथ ही साथ कहा जा रहा है लोथल हड़प्पा के लोगों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारी केंद्र था। तो मैंने जैसा पहले ही आपको बताया है कि बंदरगाह जो है या फिर विदेशी व्यापार जो है, विदेशी व्यापार हड़प्पा के लोग करते थे। तो जाहिर सा बात है डॉकयार्ड का होना यहाँ पर उनकी रेलिवेंसी को और भी ज़्यादा पुख्ता कर देता है।
आगे इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आ जाता है यहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कृषि में भी इनकी पर्याप्त जो रुचि थी और कृषि में भी ये लोग पर्याप्त अपनी गतिविधियाँ संचालित करते थे। हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि इसकी फली फूली विकसित आर्थिक गतिविधियों पर आधारित थी, जैसे कि कृषि, कला, शिल्प और व्यापार। सिंधु नदी की उपजाऊ कछार भूमि ने यहाँ की अत्यधिक कृषि उपज में अपना भारी योगदान किया। कभी भी याद रखिएगा कि खेती या कृषि की गतिविधियां अधिकांशतः उसी जगह पर की जा सकती हैं जहां पर जल की पर्याप्त उपलब्धता हो या प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो। और जल कहाँ मिलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सकता है नदियों के किनारे, क्योंकि नदी मतलब नदी में जल रहेगा तो नदी के किनारे जो इलाके हैं वहाँ पर कभी भी पानी की कमी नहीं होती है, तो खेती बहुत अच्छे से होती है। अगर कहीं पर जल नहीं है तो खेती नहीं हो सकती। वर्तमान समय में इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही मनुष्य जो है वह डैम्स का निर्माण करता है। तो इसका एक पर्पस ये भी होता है कि खेती हो और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कंटिन्यूअसली चले, प्रैक्टिस की जा सकें। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सिंधु नदी की उपजाऊ कछार भूमि ने यहाँ की अत्यधिक कृषि उपज में अपना योगदान दिया। आगे उसके बाद बताया जा रहा है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का आधार था। यानी कि कृषि जो है उसके द्वारा वो लोगों की आय होती थी, खर्च चलता था, सरवाइव करते थे। पशुपालन के द्वारा भी उनको इनकम होती थी और उनका सर्वाइवल जो है वो आगे बढ़ता था। और साथ ही साथ जो विदेश व्यापार है वह भी अपना कार्य करता था उनके प्रगति में। अब आगे बताया जा रहा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे ठिकानों पर हमें कोठार मिले हैं। अन्न भंडारण के काम के लिए किए जाते थे। मतलब कि वहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी गोदाम जैसे मिले हैं तो उनका प्रयोग ही इसलिए किया जाता था कि वहाँ पर फूड को स्टोर करके रखा जा सके, ग्रेन को स्टोर करके रखा जा सके, क्योंकि वहाँ से हमें अन्न के अवशेष भी मिले हैं। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि कृषि के कामों में प्रयुक्त औजारों के संबंध में हमारे पास कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन हमें कालीबंगन के एक खेत में हल चलाने या जुताई के कुछ चिन्ह देखने में भी मिलते हैं। आगे बताया जा रहा है हरियाणा के हिसार जिले के बारे में। हरियाणा के हिसार जिले के बारे में पॉइंट क्या है? तो कहा जा रहा है हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली से मिट्टी से बने हल के मिलने की सूचना मिली है। कुओं से पानी निकालकर छोटे पैमाने पर और नदियों के पानी का नहरों के जरिए रुख मोड़कर खेतों की सिंचाई की जाती थी। मुख्य खाद्य फसलों में गेहूं, जौ, तिल, सरसों, मटर और राई इनका प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि लोथल और रंगपुर में मिट्टी के बर्तन में चावल की भूसी के बचे हुए कणों से वहां चावल की बड़ी खेती के साक्ष्य भी हमें मिलते सॉरी मिलते हैं। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कपास जो है यहाँ की मुख्य फसल थी। ये देखिए क्वेश्चन आपका एक ये आया हुआ है, कपास यहाँ की क्या थी? एक मुख्य फसल थी। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बनता है। और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से हमें जानकारी मिलती है, बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अनाज के अतिरिक्त हमें मछली और पशुओं के मांस भी हड़प्पा के लोगों के आहार का हिस्सा थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे वह शुद्ध शाकाहारी नहीं थे, बल्कि मांसाहार का भी प्रयोग करते थे, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। तो इस तरह से हड़प्पा के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं। जैसे हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली से मिट्टी के बने हल के मिलने की सूचना मिलती है। मिट्टी के हल के बारे में बनावली से मिल गया। कुओं से पानी निकालकर नदियों के पानी का नहरों के जरिए रुख मोड़कर खेतों की सिंचाई की जाती थी, इसकी जानकारी मिलती है। लोथल और रंगपुर में हमें मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो में बुने हुए कपड़े का टुकड़ा मिला है। और
उनके भोजन में मांस और मछली के प्रयोग की भी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये हमें हड़प्पा की कुछ विशेषताओं के बारे में बताती है। आगे फिर बोला जा रहा है उद्योग और शिल्प के बारे में। इसके बारे में कहा जा रहा है कि हड़प्पा के लोग जो है वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे, बाकी सभी प्रकार की धातुओं से परिचित थे, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, इन सभी के बारे में। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि सोने की वस्तुओं में मोती, बाजूबंद, सुइयां और अन्य गहने शामिल हैं, जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। साथ ही साथ सोने से ज्यादा चांदी का उपयोग अधिक प्रचलन में था। इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सोने का प्रयोग तो किया ही जाता था, सोने के प्रयोग के अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो चांदी के प्रयोग को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में चांदी के गहने और तस्तरियां भी मिली हैं। तांबे के औजार और अस्त्र शस्त्र भी यहाँ बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। सामान्य औजारों में कुल्हाड़ी, आरी, छैनी, चाकू, भाले की नोक, तीरों के शीर्ष इत्यादि की जानकारियाँ मिलती हैं, जो बताती हैं कि यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे औजार भी हैं जो कि उनके जीवन का हिस्सा थे। और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि हड़प्पा के जो लोग थे उनके द्वारा बनाए गए शस्त्र जो थे वो ज़्यादातर सुरक्षात्मक प्रकृति के थे, यानी कि डिफेंसिव मेथड पर हड़प्पा के लोगों का फोकस रहता था, न कि ऑफेंसिव। और ये तभी हो सकता है जब आप उस लेवल को रीच कर जाएं जहां पर आप पूरी तरह से इस बात को लेकर रिलैक्स हो जाए कि आप पर कोई हमला नहीं करेगा। तो ये भी हमें जानकारियां मिलती है इनके सुरक्षात्मक जो शस्त्र थे उनके द्वारा। आगे फिर उसकी कलाकृतियां भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये नर्तकी की मूर्ति है, ये बहुत ही फेमस मोहनजोदड़ो की मूर्ति है जो कि अब भारत में आ चुकी है। पहले पाकिस्तान में थी, अब यह भारत में वापस आ चुकी है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका हिस्सा आ जाता है तलवार जैसी चीज़ें जो हैं वो आपका हड़प्पा में नहीं मिली है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिली है। पत्थर के औजारों का भी आमतौर पर प्रयोग होता था यहाँ पर। तांबा राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान से आता था। तो तांबे की प्राप्ति कहाँ से होती थी, तो याद रखिएगा खेतड़ी से होती थी। आगे फिर बताया जा रहा है सोना हिमालयी नदियों की तराई और दक्षिण भारत से आता था। चांदी मेसोपोटामिया से आता था, इसके बारे में भी हमें जानकारियां मिलती हैं। तो चांदी कहाँ से आता था, मेसोपोटामिया से। दक्षिण भारत से सोना, और राजस्थान के खेतड़ी से तांबा आता था। ये पॉइंट हो गया। आगे फिर आ जाता है मोहनजोदड़ो से मिली कांसे के से बनी जो नर्तकी का एक मूर्ति की चित्र की जानकारी भी हमें मिलती है। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि इसकी पहचान यही है कि इसने हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहन रखी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद फिर अनदर आ जाता है हमारा हिस्सा, जो कि है मनके की माला के बारे में। यह भी जानकारी मिलती है कि मनके बनाने की कला यहाँ का प्रमुख शिल्पकारी था, यानी कि जो आपका शिल्प जो बोला जाता है उसमें आपका आप ये आ जाता है। और फिर बोला जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों और रत्नों से मोती बनाए जाते थे, जैसे गोमेद हो गया, कार्नेलियन हो गया। और मोती बनाने के लिए स्टेटाइट या स्टेटाइट का प्रयोग किया जाता था। चान्हुदड़ो और लोथल में मोती बनाने वालों की दुकानों के साक्ष्य भी मिले हैं। सोने और चांदी के मनके भी हमें मिले हैं। हाथी दांत की नक्काशी और मोती बाजूबंद और अन्य सजावटी सामानों पर मीनाकारी के हमें जो साक्ष्य हैं वो भी हमें मिलते हैं, जो हड़प्पा की स्पेशलिटी को बताते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर आ जाता है हड़प्पा से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा हमें तस्वीरों में देखने को मिलता है। हड़प्पा काल की कलाकृति में एक प्रसिद्ध कलात्मक मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली है, और वो है दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की बनी एक मूर्ति। इसकी आंखें जो है वो आधी बंद है, ठीक है, और ये ध्यान मग्न मुद्रा में है। इसे कई बार एक पृष्ठ भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का। साथ ही साथ बोला जा रहा है इसके बारे में, इसके बाएं कंधे पर
कासीदाकारी किया गया दुशाला है, और कुछ विद्वानों के मत है कि ये किसी प्रचारक का भी धड़ हो सकता है जो किसी प्रकार के धर्म का प्रचार कर रहा हो। लेकिन ये सब ओपिनियंस है, कहीं फिक्स आपको ये मतलब रिटन में नहीं है कि ये ऐसा ही है। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है आपका। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि हड़प्पा के अनेक स्थलों से पुरुषों और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो मिट्टी की मूर्तियों का जो हमें जानकारी मिलती है वो भी मिलती है, और साथ ही साथ महिलाओं की मूर्तियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा मिली हैं। और इसी के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग मातृ पूजक थे, यानी कि मातृ देवी की पूजा को ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे जानवरों के भी एविडेंस मिले हैं, जैसे कि पंछियों, बंदरों, कुत्तों, भेड़ों, पालतू पशुओं, कुबड़ सहित कुबड़ रहित बैलों के अनेक प्रकार के मूर्तियों के नमूने भी प्राप्त हुए हैं। और कहा जा रहा है इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय नमूने जो है वह पक्की मिट्टी की बनी गाड़ी है। आगे फिर बताया गया है मिट्टी के बर्तन बनाना हड़प्पा के लोगों का एक प्रमुख उद्योग था, और ये मुख्य रूप से चाक पहिए पर बनाए जाते थे, और इन पर लाल रंग करने के बाद काले रंग से सजावट की जाती थी। ये विभिन्न आकारों और शक्लों में पाए गए हैं। चित्रकारी के नमूनों में अलग अलग मोटाई की लकीरें होती थी। पत्तों में नमूने आम, पीपल के पेड़, पंछी, मछलियां और पशु इत्यादि के चित्र भी मिट्टी के बर्तनों पर पाए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि क्या मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी मिलती है अलग अलग पशु पंछियों की। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि चित्रकारी मिलती है, किसकी मिलती है, तो यहाँ पर एक हो जाता है आपका पशु पंछियों की चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ यह भी पॉइंट बनता है कि अलग अलग स्थानों से लगभग 2000 से भी ज़्यादा मुहरें प्राप्त हुई हैं। तो मुहरें भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई, और ये मुहरें हमें चौकोर शक्ल में और सेल खंडी से बनी हुई मिली हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट भी आता है कि पशुओं के चित्र तो हमें मिले हैं, परंतु किसी भी मुहर पर यानी कि किसी भी जो आपका कॉइन है उस पर घोड़े का चित्र नहीं मिला है। ये एक एक्सेप्शनल आपका क्वेश्चन के लेवल में आ जाता है कि क्या घोड़े के प्रमाण मिले या कौन से पशु के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर नहीं मिले हैं। उसमें आपका एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, लाइक पालतू पशु में दे दिया, लाइक आपका गाय दे दिया, या फिर मान लीजिए शेर या बाघ दे दिया, बंदर दे दिया, भेड़ दे दिया, और एक लिंगा दे दिया, एक लिंगा यानी कि एक बैल दे दिया, और घोड़ा दे दिया। तो क्या होगा, तो घोड़ा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे इसी तरह से फिर अनदर बताया गया है कि सबसे प्रसिद्ध मुहर जो है वो कौन सी है हड़प्पा की। तो हड़प्पा की सबसे प्रसिद्ध मुहर वह है जिसमें एक सींग वाले एक पुरुष देव का चित्र बनाया गया है। सींग वाले यानी सींग है और उसके चारों ओर जानवर है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा फेमस मीन्स है फोटोग्राफ है जो कि जानी जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा से रिलेटेड कुछ पोइट्री या कुछ जो आप कह सकते हैं, ये आपका है वो जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट का ये आपका हिस्सा हो गया। प्रीस्ट का मतलब ये जो स्टैचू हो गया। फिर बाकी के जो हिस्से वो हड़प्पा के बारे में हमें पर्याप्त जानकारियाँ मिलती हैं। उसी तरह कालीबंगा से जो मिली है तांबे की मिट्टी की गाड़ी, कालीबंगा से मिली है पक्की मिट्टी की गाड़ी, तो ये हमें वहाँ से उसके बारे में बताती है। फिर ये आपका बैठा हुआ जो मतलब पशुपति इनको कहा जाता है, पशुपति जो सींग वाले मुकुट के साथ ये बैठे हुए, इनके बगल में अलग अलग जानवर हैं। ये हड़प्पा की लिपि है जिससे अभी तक डेसिफर नहीं किया जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस तरह से ये हड़प्पा से कुछ जानकारियां हैं जो मैंने आपको बताई। उसके बाद फिर आपका जो अनदर हिस्सा आ जाता है उसमें व्यापार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आज का जो आपका लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी आपसे नए विवरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।